दोस्तों, आज हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के होमियोस्टेसिस मतलब शरीर की सामान्य स्थिति को मेंटेन करने के लिए विसरल ऑर्गन से प्राप्त होने वाली सेंसेशन के प्रति रिस्पॉन्स करता है। इसके अलावा कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स को एक्साइटेड या इनहिबिट करता है। यह रिफ्लेक्स आर्क के माध्यम से संचालित होने वाला नर्वस सिस्टम होता है। रिफ्लेक्स मतलब किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में फास्ट, ऑटोमेटिक, अनप्लान्ड सीक्वेंस तरीके से होने वाले एक्शन को रिफ्लेक्स कहते हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसी रिफ्लेक्स के माध्यम से कार्य करता है। अब ये रिफ्लेक्स क्या होता है, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई गर्म जगह है और वहाँ गलती से अगर हमारा हाथ चला गया हो तो हम उसे बिना सोचे समझे तुरंत एक झटके में वहाँ से हटा लेते हैं, जबकि हमने एक्चुअल में उस गर्मी को या उस जलन को अपने हाथ में महसूस नहीं किया है, फिर भी हमने उसे उस स्थान से तुरंत हटा लिया। या दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम कार ड्राइविंग कर रहे हैं और अचानक से कोई हमारी कार के सामने आ जाए तो हम बिना सोचे समझे ही तुरंत ब्रेक लगा देते हैं। रिफ्लेक्स आर्क, ये तो था रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्स, लेकिन रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क वह पाथवे है, वह सर्किट है जिससे होकर नर्व इम्पल्स रिफ्लेक्स पैदा करती हैं। मतलब जैसे कि एक इलेक्ट्रिक का सर्किट होता है कि हमने बटन चालू किया और करंट बल्ब तक जाता है, वो एक सर्किट से होके जा रहा है, एक पाथवे से होके जा रहा है। इसी पाथवे को हम यहाँ न्यूरो एएनएस के इसमें हम उसे रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। वहीं अगर बात करें ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स की, तो ऑटोनॉमिक विसरल रिफ्लेक्स को कॉन्शियस रूप से देखा या समझा नहीं जा सकता है। यह स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड के रिस्पॉन्स में शामिल होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर संरचना देखें तो यह 3 तरह के भागों से मिलकर बना होता है। पहला है ऑटोनॉमिक सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा है इंटीग्रेटेड सेंटर जो सीएनएस में होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, और तीसरा है ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स। तो ऑटोनॉमिक सेंसरी न्यूरॉन्स विसरल ऑर्गन और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं और यह सीएनएस के इंटीग्रेटेड सेंटर से जुड़े होते हैं। ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन कई इफेक्टर टिश्यू में फैले होते हैं और यह स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स और कई तरह की ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वह यह है कि यह ऑपरेट होते हैं बिना कॉन्शियस कंट्रोल के। मतलब ये है कि इसमें होने वाली एक्टिविटीज़ ऑटोमेटिक होती है, इसलिए इसका नाम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी है। इसमें होने वाली क्रियाएं स्वचालित होती हैं, मतलब ऑटोमेटिक होती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इस पर किसी तरह से कंट्रोल नहीं होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मुख्य इनपुट ऑटोनॉमिक सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा मिलता है। मतलब इसको जो इनपुट मिलता है वो ऑटोनॉमिक सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं उनसे मिलता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। मुख्य रूप से यह न्यूरॉन इंट्रोसेप्टर से जुड़ा होता है। अब ये इंट्रोसेप्टर्स क्या है? इंट्रोसेप्टर एक तरह के सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो ब्लड वेसल्स, विसरल ऑर्गन्स मतलब जो इंटरनल ऑर्गन्स है, मसल्स और इंटरनल एनवायरनमेंट की कंडीशन को मॉनिटर करने वाले नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। जैसे इंट्रोसेप्टर्स क्या होते हैं? मतलब इंट्रोसेप्टर्स जैसे कीमो रिसेप्टर्स की तरह भी ये जो कार्य कर सकते हैं। और कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? कुछ कीमो रिसेप्टर ब्लड में CO2 के लेवल को मॉनिटर करते हैं। मतलब ये CO2 जो हो गया वो एक का जो लेवल मॉनिटर कर रहे हैं वो कीमो रिसेप्टर्स की तरह काम कर रहे हैं और ये कीमो रिसेप्टर्स भी इंट्रोसेप्टर्स हो सकते हैं।
इसी तरह से मैकेनिक रिसेप्टर्स की तरह भी ये इंट्रोसेप्टर्स कार्य करते हैं, जो ब्लड प्रेशर और ऑर्गन के वॉल की स्ट्रेच के स्तर को मॉनिटर करते हैं। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो विसरल ऑर्गन से जो सेंसेशंस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तक जाती है, उसको हम परसीव नहीं कर सकते। जैसे हम अगर किसी फूल है उसकी खुशबू या खूबसूरत पेंटिंग को देखने के बाद जो हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है, या जो प्रोसेसिंग होती है, या जो स्वादिष्ट खाने को देख के हम महसूस करते हैं, इन सब चीज़ों को तो हम महसूस कर रहे हैं। फूल की खुशबू है, खूबसूरत पेंटिंग जो हमको अच्छी लग रही है, या स्वादिष्ट खाना जिसको देख के हमें भूख लग रही है, अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन जो विसरल ऑर्गन से जो सेंसेशंस जो निकलती है, या जो सेंसेशन वहाँ तक जाती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तक, उसको हम परसीव्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार इंटेंस एक्टिविटी, जब ये एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ये जो इंटरसेप्टर्स है इस सेंसेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं करते हैं। जैसे विसरल ऑर्गन के डैमेज या एंजाइना पेक्टोरिस्ट, चेस्ट पेन होने वाला पेन, इसी तरह का सेंसेशन होता है। कुछ और इनपुट जो एएनएस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, उनमें शामिल है कुछ सेंसेशन जो सोमैटिक सिस्टम और स्पेशल सेंसरी न्यूरॉन्स द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं। उदाहरण के लिए सोमैटिक पेन कई बार ऑटोनॉमिक एक्टिविटी में ड्रामेटिक बदलाव करते हैं। अब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनको समझते हैं कि ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स क्या है। ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स विसरल एक्टिविटीज़, मतलब इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। इस रेगुलेशन प्रोसेस के परिणाम स्वरूप ही किसी इफेक्टर टिश्यू जैसे हार्ट की मसल्स या स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स में चल रही एक्टिविटी बढ़ या घट जाती है। मतलब ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स ही न्यूरॉन्स या सिग्नल्स को लेके इफेक्टर सेल तक जाते हैं और या तो उनकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जो ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स से होते हैं, जैसे प्यूपिल का, जो हमारी आँख में जो प्यूपिल होते हैं उनके जो डायमीटर्स हैं, वो उनका जो डायमीटर है वो चेंज होता है, वो भी एक एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स का डायलेशन और कंस्ट्रक्शन भी एक एग्ज़ाम्पल है। हार्ट बीट का रेट और फोर्स में चेंज होना भी एक एग्ज़ाम्पल है। अब हम ये जानते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स है वो इनर्वेटेड होती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। तो स्केलेटल मसल के विपरीत वह टिश्यू जो एएनएस से इनर्वेटेड होते हैं कुछ समय के लिए तब भी एक्टिव होते हैं जब उनकी सप्लाई डैमेज हो गई होती है। मतलब वे टिश्यू जो एएनएस से इनर्वेटेड हैं या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जिन पे सप्लाई है या जाल फैला हुआ है, अगर ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई अगर डिस्टर्ब भी हो गई या डैमेज भी हो गई, तो कुछ समय तक के लिए ये ऑर्गन्स काम करते हैं या जो एएनएस से मिलने वाली एक्टिविटी है वो होते रहती है। जैसे जब हार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाता है तब शरीर से बाहर निकालने के बाद भी कुछ देर तक ये हार्ट धड़कते ही रहता है। इसी तरह ग्लैंड्स की भी एएनएस की सप्लाई रुकने पर भी कुछ मात्रा में ये अपना सीक्रेशन जारी रखती हैं। तो जो जनरल सोमैटिक और स्पेशल सेंस है, मतलब स्पेशल सेंस में तो आई हो गया, ईयर हो गया, ये जो स्पेशल सेंस से जो प्राप्त सिग्नल है और जनरल सोमैटिक से जो प्राप्त सिग्नल है वो लिम्बिक सिस्टम के माध्यम से ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स के रिस्पांस को प्रभावित करते हैं। जैसे कोई गाड़ी आपस में टकराने वाली हो और अचानक ब्रेक मारने की आवाज़ आए, तो ये आवाज़ हमारे कान से लिम्बिक सिस्टम तक जाते हैं और लिम्बिक सिस्टम वहाँ पे सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, मोस्टली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के थ्रू सिग्नल भेज के और उस सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और हमारे दिल की धड़कन या
फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। ऑटोनोमिक मोटर पाथवे में एक ही सीरीज में दो न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें एक दूसरे को फॉलो करता है। मतलब ऑटोनोमिक जो मोटर पाथवे है उसमें दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं। कहाँ पे जुड़े होते हैं ये एक दूसरे से? जहाँ जुड़े होते हैं उसको गैंग्लिया कहते हैं। तो पहला जो न्यूरॉन्स है वो सीएनएस से निकलता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड का जो भाग है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे निकलता है, जो कि माइलिनेटेड होता है और गैंग्लिया तक जाता है। मतलब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड के भाग से निकलता है। वो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों अलग अलग भाग से निकलते हैं, लेकिन वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक निकलता है, पहला न्यूरॉन्स निकलता है और वो गैंग्लिया तक जाता है, और गैंग्लिया से फिर दूसरा न्यूरॉन उससे जुड़ता है और वो कहाँ तक जाता है? वो उस ऑर्गन तक जाता है जहाँ पे उसको इफ़ेक्ट देना है। तो गैंग्लिया न्यूरॉन का एक छोटा समूह होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होता है। दूसरा न्यूरॉन जो है वो नॉन माइलिनेटेड होता है, जो गैंग्लिया से निकलकर अभी जैसे मैंने बताया इफेक्टर सेल तक जाता है, जैसे स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड्स। अब हम ये जानते हैं कि ये तो हो गया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकला पहला न्यूरॉन्स और गैंग्लिया तक गया, और गैंग्लिया से निकलने के बाद वो दूसरा न्यूरॉन से जुड़ा और इफेक्टर सेल तक गया। लेकिन ये क्या हर किसी में भी होता है या इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है? तो हाँ, इसमें एक्सेप्शनल भी है। जैसे एड्रिनलिन मेडुला में जो पाए जाने वाला क्रोमाफिन सेल है, वहाँ तक जो न्यूरॉन जाता है वो एक ही होता है। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि पहला न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल रहा है और गैंग्लिया तक जा रहा है। उसमें एक ही न्यूरॉन्स जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होके सीधा क्रोमाफिन सेल तक जाता है। तो अब ये जानते हैं कि एएनएस मोटर सिस्टम को कितने भाग में बांटे हैं। एएनएस मोटर सिस्टम को दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। प्रायः ये देखा गया है कि किसी ऑर्गन में दोनों तरफ का, मतलब दोनों तरह का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों तरह के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का या मोटर न्यूरॉन्स का इनर्वेशन या फैलाव होता है, जिसे ड्यूल इनर्वेशन कहते हैं। मतलब दोनों तरह के इनर्वेशन होता है, इसलिए ड्यूल इनर्वेशन कहते हैं। इनर्वेशन में दोनों तरह के इम्पल्स भी भेजे जाते हैं। समानता एक नर्व डिवीज़न, मतलब सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्स के माध्यम से किसी ऑर्गन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, या तो फिर उसके उल्टा उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है। उदाहरण के लिए सिंपैथेटिक डिवीज़न की नर्व इम्पल्स बढ़ जाने पर यह हार्ट रेट को भी बढ़ा देती है। मतलब कि बॉडी में सिंपैथेटिक एक्टिविटी अगर हाई हुई और मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा सिंपैथेटिक इम्पल्स या सिंपैथेटिक इम्पल्स अगर जा रहे हैं इफेक्टर सेल तक, बढ़ के जा रहे हैं, तो उस इफेक्टर सेल में जाने वाली से उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब कि हार्ट में अगर जा रहा है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो सिंपैथेटिक डिवीज़न को अक्सर फाइट या फ्लाइट डिवीज़न के नाम से भी जाना जाता है। इसे फाइट और फ्लाइट डिवीज़न इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब फाइट या फ्लाइट की नौबत आती है तब यह सिस्टम हमारी मदद करता है। इमरजेंसी की हालात में यह एक्टिव होकर हमें अलर्ट रहने और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, हमारे लिए एनर्जी का इंतज़ाम करता है। इस तरह की स्थिति फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस होने पर निर्मित हो सकती है। ऐसा होने पर, मतलब इस तरह की अगर कंडीशन बनती है, फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस की स्थिति निर्मित होती है, तो हमारे साथ क्या होता है? हमारी आँखों की पुतलियाँ फैलती हैं, मुंह सूखने लगता है, प्यास लगती है, पसीना निकलता है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है।
ऐसी परिस्थिति में हमारे ऑर्गन्स को हेल्प की, मदद की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ ब्लड का फ्लो बढ़ना चाहिए या बढ़ाना होता है। तो इस ऐसी कंडीशन में वेसल्स फैलने लगती है, जबकि अन्य ऑर्गन्स में जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और किडनी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो डाइजेशन है या जो भी प्रोसेस चल रही होती हैं वो उस समय उनकी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वो स्लो हो जाती हैं। जबकि लीवर से जो ग्लूकोज जमा है वो रिलीज़ होकर एनर्जी जनरेट करता है ताकि उस कंडीशन से निपटा जा सके। जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को रेस्ट और डाइजेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह डिवीज़न बॉडी एनर्जी को कंजर्व और रिस्टोर करता है। पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न ही मुख्य रूप से हमारे शरीर में एक्टिव रहता है, मतलब कि डोमिनेंटली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही है जो हमारे बॉडी में डोमिनेंटली एक्टिव रहता है। इस तरह दोनों डिवीज़न सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का सीधा संबंध हेल्थ को मेंटेन करना होता है, जो दोनों डिवीज़न अपने अपने फंक्शन के अनुसार करते हैं।